फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। चैप्टर इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बिजनेस में। शेयर कैपिटल के बारे में तो पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा हुआ है? हाँ, सब भूले हुए हैं। 11th क्लास की यादें हम भूल चुके हैं, अब हम नई क्लास में हैं। ठीक है, चलो देखो, तो ये जो चैप्टर्स है, ये जो चैप्टर्स की जो आपकी सेकंड बुक है वो पूरी की पूरी कंपनी के ऊपर चलती है। पूरी सेकंड बुक है तो थर्ड बुक है वो पूरी की पूरी कंपनीज के ऊपर बिकती है। उससे पहले जो तुमने पार्टनरशिप पढ़ी है वो क्या होती है? पार्टनरशिप फॉर्म। तो वो फॉर्म के इर्द गिर्द चलती थी, मतलब वो अकाउंटिंग जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती थी? फॉर्म के अकॉर्डिंग। और जो अब की अकाउंटिंग तो पढ़ने जा रहे हो वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे? कंपनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो फॉर्म की चीज़ें हैं वो यहाँ पर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे तुम फॉर्म की बैलेंस शीट बनाते थे वैसी बैलेंस शीट कंपनीज की नहीं बनती। तो वो बैलेंस शीट तुम भूल जाओ, अब तुम्हें वो बैलेंस शीट नहीं बनानी, अब नई बैलेंस शीट्स बनेंगी। ठीक है, जो प्रॉफिट लॉस तुमने अब तक बनाए हैं 11th क्लास में 12th क्लास में जो भी बने, वो प्रॉफिट लॉस भी नहीं बनते, अब कंपनीज के अलग प्रॉफिट लॉस बनते हैं। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने अब तक सीखी थी 11th क्लास से लेके 12th का हाफ सेमेस्टर हो गया, और अब तुम नई चीज़ें पढ़ोगे, नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किसकी होंगी? कंपनीज की। ठीक है, कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग बनती है और फॉर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग बनती है। क्लियर? अब कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो आपका मॉड्यूल है, इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर्स हैं सेकंड वाले मॉड्यूल में। पहला है आपका शेयर कैपिटल, सेकंड इज इशू ऑफ डिबेंचर जो कि सिमिलरली आइडेंटिकल है किसके? शेयर कैपिटल के। और द थर्ड है आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जिसका 80% पोर्शन डिलीट हो चुका है, बचा गया सिर्फ 20% पोर्शन इस सेमेस्टर के लिए। ठीक है, इस ईयर के लिए। अब हमें जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है शेयर कैपिटल के बारे में कि शेयर कैपिटल क्या होता है। ठीक है, शेयर कैपिटल बेसिकली कंपनी अकाउंट्स का पार्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? व्हाट इज कंपनी। ठीक है, ये कंपनी क्या होती है? आपने फॉर्म के बारे में पढ़ा हुआ है, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फॉर्म की लायबिलिटीज़ कैसे होती हैं? अनलिमिटेड पढ़ा है ना। फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ रखी है। सिमिलरली कंपनीज भी होती हैं। अब कंपनी क्या होती है? कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन which is registered under कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसके अंदर रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या उससे पुराने कोई भी लॉ के अंदर। कंपनीज एक्ट 2013 अभी रिसेंटली आया था 2013 के अंदर, उससे पहले चलता था 1956। ठीक है, 13 से पहले क्या चलता था? 1956। तो जो कंपनीज 1956 में बनी होंगी या रजिस्टर्ड होगी, क्या उनको कंपनी नहीं बोला जाएगा? बोला जाएगा ना, ऑफ कोर्स, वो भी तो क्या है? कंपनीज ही हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किस में रजिस्टर्ड हुई है, या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या फिर उससे एनी अदर प्रीवियस लॉ। 2013 से जो पहले जो कानून चलते थे उसके अंदर अगर रजिस्टर्ड हुई तो क्या बोला जाएगा? कंपनी बोला जाएगा। ठीक है, अब कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था हमने 11th क्लास में, मैंने ही पढ़ाई थी तुमको, याद है तुमको कुछ? तू रहने दे, याद है? हमने कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? है ना? हमने कहा था कि जो कंपनी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास की। कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास की। अब टॉप क्लास का मतलब क्या होता है? जो भी कंपनी है उसके जो शेयर्स होते हैं, क्या होते हैं? शेयर्स, यानी जो भी उसके शेयर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? ट्रांसफरेबिलिटी। टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब कंपनी के जो भी शेयर्स होते हैं, जो भी उनकी कैपिटल होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। वो शेयर कैपिटल फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं, फ्रीली या सम रिस्ट्रिक्शन। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब समझते हो? ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रांसफर करना, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेबिलिटी। अब वो ट्रांसफरेबिलिटी फ्रीली भी हो सकती है, यानी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, और सम रिस्ट्रिक्शन के साथ भी। मतलब ट्रांसफर होने चाहिए चाहे जैसे भी हो।
ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है। ओ क्या है? सेपरेट ओनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पर ओ जो आपका रहेगा वो किस चीज़ का रहेगा? ओनरशिप का, कि कंपनी की और जो उसके ओनर्स होते हैं उनकी ओनरशिप कैसी होती है? सेपरेट। आपने पढ़ा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ रखा है। इसी तरीके से होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जो कंपनीज होती है और जो उनके ओनर होते हैं उनकी ओनरशिप कैसी होती है? सेपरेट। यानी कंपनी की जो भी एसेट्स होती हैं और कंपनी की जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उसके ऊपर किसका हक होता है? कंपनी का। और जो कंपनी के बाहर के जो होल्डर्स होते हैं यानी कि कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर किसका हक होता है? उनका खुद का, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है? सेपरेट ओनरशिप, ठीक है। थर्ड होता है पी। पी इज नॉन एज परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। पी इज फॉर परपेचुअल सक्सेशन। अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने 11th क्लास में जब हमसे प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे। नाम बताओ। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, थर्ड क्या बोला? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। कितने फंडामेंटल अकाउंटिंग थे? 3। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। जिसमें गोइंग कंसर्न क्या कहता था? कि जो बिजनेस हो कि वो कैसा हो? अनफॉर्सिबल फ्यूचर के लिए और बिजनेस का इंटेंशन हमारा बंद करने का नहीं हो। सेम गोज विद द कंपनी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है एक बार कंपनी फॉर्म हो चुकी है तो कंपनी चलती रहेगी, उसके मेंबर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, उससे कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी जो है वो क्रिएट किसके द्वारा की जाती है? लॉ के द्वारा। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। क्रिएटेड बाय लॉ और डिसॉल्व बाय लॉ, दोनों ही कौन करेगा? लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ और डिसॉल्व भी कौन करेगा? लॉ। मतलब अगर कंपनी बंद भी करनी है तो कौन करेगा? लॉ। और क्रिएट भी कौन करेगा? लॉ। उसके अलावा कंपनी को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल्सो पार्टनरशिप में क्या है कि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। पता है नहीं बात? पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता। आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन कराओ, चाहो तो रजिस्ट्रेशन मत कराओ। बट एक कंपनी तभी बनेगी जब वो क्या होगी? रजिस्टर होगी। कहाँ पर? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या उससे कहीं प्रीवियस लॉज के अंदर, तभी वो क्या बनेगी? कंपनी बनेगी, ठीक है। और अगर कंपनी हटानी है, आपको बंद करनी है, तो वो भी कौन करेगा? लॉ ही कर सकता है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो टॉप क्लियर है आपका? ट्रांसफरेबिलिटी, ओ इज फॉर सेपरेट ओनरशिप और पी इज फॉर परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी में लिव, मेंबर्स कैन कम, मेंबर्स कैन गो, ठीक है। कंपनी चलती रहेगी, मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट गोज विद द क्लास। सी, याद है किसी को? सी कॉमन सील। सी इज फॉर कॉमन सील। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सील? कॉमन सील क्या होता है? स्टैम्प। जैसे कि पर्सन सिग्नेचर करते हैं किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो कंपनी भी सिग्नेचर करती है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो कंपनी का क्या लगता है? स्टैम्प लगता है। दैट इज कॉल्ड कॉमन सील। तो कंपनी की एक कॉमन सील होती है जो हर पेपर के ऊपर क्या करते हैं? सिग्नेचर करते हैं और उसके ऊपर स्टैम्प लगती है, उसे क्या बोला जाता है? कॉमन सील। एल लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी बनाने का फ़ायदा यही है, क्या है कि उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। पार्टनरशिप का लॉस क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वहाँ पर आपको घर बेचना पड़ जाएगा अपना पार्टनरशिप के अंदर, बट कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में क्या है कि कंपनी की आपकी कैपिटल जो कितनी है? 50 लाख की है, तो आपको कितना देना है? मैक्स टू मैक्स 50 लाख ही देना है। जितनी कैपिटल है उससे ज़्यादा आप बेयर नहीं करोगे लॉसेस को, चाहे कंपनी बंद हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। लेट्स से मैंने 1000 रुपये के शेयर खरीदे, कितने के? 1000। तो अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो मेरे कितने रुपये डूबेंगे? 1000। उससे ज़्यादा डूब नहीं सकते क्योंकि मैंने कितने इन्वेस्ट किए थे? सिर्फ और सिर्फ 1000। जितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी है सिर्फ उतना ही पैसा आपका डूबेगा, उससे ज़्यादा आप डूब नहीं सकते, ठीक है। ए इज फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब जानते हो? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब जानते हो?
जिसको तेज से बोल, मेरे तो आवाज़ ही नहीं आ रही, तू मन में बोल जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन, अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? एआई का नाम सुना है? एआई का नाम सुना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तुम सही में 12th क्लास में पढ़ते हो? ठीक है, मैं मानता हूँ इतना नहीं है इंटरेस्ट, लेकिन चीज़ों पे इतना तो पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हूबहू सारे काम कर लेती है जो ह्यूमन कर लेता है, ठीक है, सिवाय क्या करने के? सांस लेने के, खाना खाने के, घूमने जाने के, वो काम नहीं कर सकते। बाकी जो काम है जैसे सिग्नेचर्स वगैरह करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, पार्टीज पे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना, वो सारे काम कौन कर सकता है? कंपनी कर सकती है। इसलिए उसे क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, अगर हम साइन कर सकते हो कंपनी में साइन कर सकती है स्टैम्प के द्वारा। ठीक है, हम अगर किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ऑफकोर्स जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनी के नाम पर ही होते हैं, पर्सन के नाम पे नहीं होते कभी भी, तो इसलिए उसे क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। ऑन द एज इज सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो ओनर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अलग होते हैं, और उनकी आइडेंटिटी कंपनी से क्या होती है? अलग होती है। मान लो कल को कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया, या कंपनी ने कोई माल डिलीवर किया जो कि अच्छा नहीं था और क्या हो गया? केस हो गया। तो केस किसके ऊपर होगा? कंपनी के ऊपर होगा या ओनर्स के ऊपर होगा? कंपनी के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? कंपनी के ऊपर। तो उसे क्या बोला जाता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में कोई केस करेगा तो किसके ऊपर करेगा? पार्टनर के ऊपर करेगा। किसके ऊपर? पार्टनर के ऊपर। और अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, क्या होती है? यानी कि पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो वो दोबारा बिजनेस नहीं कर सकते। दैट इज लीगल पॉइंट कि अगर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो वो दोबारा बिजनेस नहीं कर सकते, उनके डॉक्यूमेंट्स पे हटा दिए जाते हैं। वो अपने डॉक्यूमेंट्स से, फिर उनके पैन कार्ड जो होते हैं वो बना आते हैं, वो उस पैन से कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते एक बार इंसॉल्वेंसी होने के बाद। लेकिन कंपनी में क्या होता है? कंपनी जो होती है वो कंपनी के नाम पे बिजनेस चलता है। तो अगर कंपनी बंद हो रही है तो किसके डॉक्यूमेंट्स बंद होंगे? कंपनी के। पार्टनर के, जो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उसके डॉक्यूमेंट्स कभी बंद नहीं होते, उसके डॉक्यूमेंट्स तो लीगल है। खराब किसके डॉक्यूमेंट्स होंगे? कंपनी के। तभी बहुत ईजी होता है, कंपनी बनाई, कंपनी बंद करी, फिर नई कंपनी खोल दी, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स तो अपने पास ही हैं, क्योंकि वे क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी के जरिए लोग फ्रॉड्स भी करते हैं। क्या करते हैं? फ्रॉड्स भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जब भी होता है, देखो मान लो अगर मुझे टैक्स बचाना है, एक होता है टैक्स बचाना और एक होता है टैक्स चुराना, दोनों चीज़ चलती है। ठीक है, टैक्स सेविंग का मतलब होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करा और आपकी टैक्स क्या हो गए? बच गए। टैक्स चुराने का मतलब हो क्या है? आपने वो चीज़ दिखाई ही नहीं और आपने टैक्स चुरा लिया। ठीक है, मान लो टैक्स चोरी कर लिया आपने, बिजनेस ने कर लिया, कंपनी ने कर ली, बाद में गवर्नमेंट ने रेड डाली, उनको पता लगा इसमें क्या हो रहा है? टैक्स की चोरी हो रही है। तो अब मुझे बताओ, डायरेक्टर का कहना है कि मैंने तो करी नहीं है। डायरेक्टर क्या कह रहा है? मैंने चोरी नहीं करी, क्योंकि कंपनी कौन है? अलग, और मैं कौन हूँ? अलग। तो हम दोनों अलग अलग है, तो चोरी किसने करी है? कंपनी ने। सज़ा किसको मिलनी चाहिए? कंपनी को। ऐसा डायरेक्टर कह रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है मैं पागल थोड़ी हूँ। इन चीज़ों में जब ऐसी चीज़ें आती हैं, जब तुम लॉ को तोड़ते हो, तो उस केस में सेपरेट लीगल एंटिटी की कोई रूल नहीं होता। उस केस में सेपरेट लीगल एंटिटी को नहीं माना जाता। उस केस में आपको ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि चोरी कंपनी ने नहीं करी, चोरी तो आपने ही करी होगी। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी को जब हटा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है पर्दा। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है पर्दा। तो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं और जो कंपनी होती है, ठीक है, इसके बीच में जो पर्दा होता है इसे बोलते हैं व्हील। क्या बोला जाता है? व्हील। और ये पर्दा किसकी वजह से होता है? इसकी वजह से, सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से। ये कहता है कि कंपनी अलग है और ये कहना है ओनर्स अलग है। ठीक है, तो जो भी काम कर रहा है वो काम कौन कर रहा है? ओनर कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है। काम कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। काम किसके नाम पे हो रहा है? कंपनी के। तो काम सही है गलत है जो भी कर रहा है वो कर कौन रहा है? ओनर ही ना। अगर गलत काम हुआ है गवर्नमेंट पकड़ेगी तो किसको पकड़ेगी? कंपनी को पकड़ेगी। लेकिन बाद में अगर गलत होगा तो किसको पकड़ेगी? मैनेजमेंट को। इसीलिए व्हील को हटा दिया जाता है, उसे बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, यानी पर्दे को हटा दें।
ठीक है, तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ ली? 1 2 3 4 5 6 और 7, याद रहेंगी सातों। ठीक है, कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? टॉप क्लास, T इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, O इज फॉर सेपरेट ओनरशिप और P इज फॉर परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, मेंबर्स कैन कम, मेंबर्स कैन गो, कंपनी कैन लीव। ठीक है, तो कंपनी चलती रहेगी। C इज फॉर कॉमन सेल्स, L इज फॉर लिमिटेड लाइबिलिटीज, A इज फॉर आर्टिफिशियल पर्सन्स एंड S इज फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी। याद रहेगा? नोट करो जल्दी से, चलो फटाफट से नोट करो और टाइम मत लगाना, मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है। ठीक है, आपने कंपनीज के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ो आप कितनी तरीके की कंपनीज होती हैं। बीच में कोई नया बोले। ठीक है, और भी तरीके की कंपनीज होती हैं, बट आपके सिलेबस में लिमिटेड है कि 3 तरीके की कंपनीज आपको पढ़नी है। कौन कौन सी? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और, ठीक है। चलो सबसे पहले हम डील करेंगे पब्लिक कंपनी के ऊपर, सबसे इजी यही है। ठीक, अब पढ़ना है कि पब्लिक कंपनी क्या होता है। तो लॉ में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि पब्लिक कंपनी इज अ company which is not a private company। देख रहे हो, है ना? Yes, तो पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो मतलब क्या बताना है हमको? प्राइवेट कंपनी करना है। ठीक है, लॉ में अच्छी अच्छी बात लिख ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा अच्छी तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जो सवाल उठता है कि प्राइवेट कंपनी क्या है, तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिसकी हमें 3 लिमिट्स पढ़नी है। ठीक है, कितनी लिमिट्स पढ़नी है? 3। फर्स्ट इज कॉल्ड L, सेकेंड इज R एंड थर्ड इज P। ठीक है, L इज फॉर लिमिट द नंबर ऑफ पर्सन, लिमिट द नंबर ऑफ पर्सन। प्राइवेट कंपनी में लिमिटेशंस होती हैं किसके ऊपर? नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर। जैसे कि आपकी उस पर होता है पार्टनरशिप पे। ठीक है, पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2, मैक्सिमम 50। उससे ज़्यादा हुआ तो नहीं कर सकते ना, मैक्सिमम कितने? 50। ठीक है, सेम इज गोज विद प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में लिमिट द नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, कितने लिमिटेशन होती हैं? 200। मैक्सिमम कितने? 200 और मिनिमम कितने? 2। ठीक है, मैक्सिमम कितने? 200 और मिनिमम कितने? 2। ठीक है, इससे ज़्यादा आप एक कंपनी के अंदर पर्सन्स नहीं रख सकते प्राइवेट कंपनी के अंदर। अगर इससे ज़्यादा प्राइवेट कंपनी में पर्सन्स होते हैं, 200 से 201 भी होता है, तो उसे बोलेंगे इनलीगल एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? इनलीगल एसोसिएशन एज पर सेक्शन 464। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी? इनलीगल एसोसिएशन। ओके, R का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो R का मतलब है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी पे क्या है? रिस्ट्रिक्शंस है। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? हाँ, टॉप क्लास, T इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब पहला पॉइंट ही क्या कहता है कि ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए शेयर की, तभी वो क्या बनेगी? कंपनी। यहाँ तो ये कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन लग गया, शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। क्या बोला गया है?
रिस्ट्रिक्शन, मैंने कहा था ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे फ्रीली ट्रांसफर हो या कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ट्रांसफर हो, ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगा है, रिस्ट्रिक्शन हट सकती है, रिस्ट्रिक्शंस हट सकती हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, है ना। आपके ऊपर भी बहुत सारी होंगी, ठीक है, आपके ऊपर भी बहुत सारी लगती होंगी जो आप बाद में हट जाती है, ठीक है। जैसे कोई गलती करते हो तो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है ना, और फिर बाद में वो क्या हो जाती है, हट जाती है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो इजीली क्या हो सकती है, हट सकती है विथ सम अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्रोहिबिशन नहीं है, क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है, यानी अगर आप चाहो तो इसको शेयर ट्रांसफर कर सकते हो विथ सम रूल्स कमेंट करने के बाद। पी इज फॉर prohibition on issue of share to public, ठीक है। अभी हमने कहा कि जो शेयर है वो कौन इशू करता है, कंपनी इशू करती है। कौन इशू करता है, कंपनी इशू करती है, और ये भी क्या है, कंपनी है, बट यहाँ पर क्या लिखा है, उसने क्या ना कर दिया कि प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। तो क्या प्राइवेट कंपनी कंपनी नहीं है कंपनी तो है। मतलब कि क्या है कि प्रोहिबिशन है ऑन इशू ऑफ शेयर टू किसके ऊपर, पब्लिक के ऊपर। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, किसको शेयर इशू नहीं कर सकती, पब्लिक को। अब पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक का मतलब होता है अननोन पर्सन्स, अननोन पर्सन, ठीक है। मतलब फिर सवाल उठता है कि प्राइवेट कंपनी किसको शेयर इशू कर सकती है, तो ऐसे लोगों को जिनको वो जानती है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है, उनको प्राइवेट कंपनी क्या करती है, शेयर इशू कर सकती है। तो अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, किसको इशू कर सकती है, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, यानी जिनको वो जानते हैं, पर्सनली उनके मेम्बर्स के रूल में आते हैं, तो उसको बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। ये बात क्लियर है कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर ही नहीं सकती। शेयर इशू कर सकती है, किसको इशू कर सकती है, अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स को। कैसे इशू करेगी, जिस भी तरीके से इशू, क्या बोलेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट्स। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पर्सन को आप इशू कर रहे हो जिनको आप जानते हो, उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी वो है जिनके ऊपर ये 3 रिस्ट्रिक्शन होती हैं, 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कौन सी 3 रिस्ट्रिक्शन, लिमिट द नंबर ऑफ पर्सन्स, मिनिमम कितने, 2, मैक्सिमम 200, ठीक है। और क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी पब्लिक प्राइवेट कंपनी के शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकते, रिस्ट्रिक्शन के साथ ट्रांसफर होंगे। और जो पी है वो क्या है, प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर टू द पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, लेकिन अपने नॉन मेंबर्स को शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। लास्ट बचता है हमारे पास क्या है, 1% कंपनी। तो 1% कंपनी बिल्कुल एक तरीके की पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह होता है, जहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप अपने 11th क्लास में पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, जो पूरे बिजनेस को ऑन करने वाला कितना बंदा है, एक ही। यहाँ पर जो मिनिमम कितने चाहिए, 1, और मैक्सिमम भी कितने चाहिए, 1, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1। अगर ये मर जाए तो अगर ये मर जाए तो क्या होता है, नॉमिनी होता है। क्या होता है, नॉमिनी होता है, ठीक है। बस तो अगर सबको पता है कि यहाँ पर मिनिमम कितना पर्सन है, 1 पर्सन है, तो इसके मरने के बाद इसका जो बिजनेस है वो कौन चलाएगा, नॉमिनी चलाएगा, ठीक है। नॉमिनी वहाँ पर होता है। नॉमिनी कौन होता है, नॉमिनी कोई भी हो सकता है, लेकिन कौन बंदा होना चाहिए, जो इंडिया का सिटीज़न हो और इंडिया का रेजिडेंट हो, दोनों बातें, रेजिडेंस भी हो और सिटीज़न भी हो। ध्यान रखना, नॉमिनी कौन कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या, एक तो वह इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और इंडियन रेजिडेंट। अब सिटीजन और रेजिडेंट का मतलब पता है तुमको, फर्क पता है, क्या बताओ। सिटीजन कौन होता है, जिसका या तो बॉर्न हुआ हो या फिर लीगली अप्लाई करो सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। मतलब उसके पास इंडिया का आधार कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए या कुछ भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो उसको सिटीजन बनाता हो इंडिया का, ठीक है। और राशन कार्ड भी चलेगा,
ठीक है, तो मतलब कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जो सिटीजनशिप उसको देती हो, ठीक है। उसके बाद इंडियन रेजिडेंट कौन होता है? उसके सेंड करो। जो इंडिया में रहता है, 1 ईयर अबे रुक जाओ बे, हाँ 1 ईयर से ज़्यादा जो स्टैंडर्ड नहीं 1 ईयर नहीं होता। मतलब खर्चा और चल और कौन है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट ना 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 ये हो रहा है ना, और बताओ हमने तो यही पढ़ा है। कहाँ से पढ़ लिया तुमने ये? इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऐसा पर्सन जो इंडिया के अंदर 180 दिन या उससे ज़्यादा रहता है उसे बोलते हैं इंडिया का रेजिडेंट, ठीक है। 182 डेज से ज़्यादा, 2 डेज, 182 लिखना चाहिए तो मैंने 2 लिख दिया, 182 डेज। एक साल नहीं है ये, एक साल में 365 होते हैं, ठीक है, ये 182 डेज। तो कोई भी पर्सन जो इंडिया के अंदर रह रहा है 182 डेज या उससे ज़्यादा, उसे इंडिया का रेजिडेंट माना जाता है, चाहे वो बाहर का बंदा हो, चाहे वो बाहर का हो, ठीक है। अगर फॉरेन से कोई बंदा आया, इधर बारी बात में फॉरेन से कोई बंदा आया है और वो इंडिया के अंदर 180 दिन से या 182 दिन से ज़्यादा रह रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? इंडिया का रेजिडेंट। क्या माना जाएगा? इंडिया का रेजिडेंट, लेकिन वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। तो रेजिडेंशियल आप में देखिए, आप चले जाओ दूसरे देश में, वहाँ पे रह जाओ, आप वहाँ के क्या बन जाओगे? रेजिडेंट। और फिर वो आपसे क्या लेंगे? टैक्स। रेजिडेंट बनोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, सीधी सी बात होती है। तो रेजिडेंट बनोगे तो टैक्स दोगे, ठीक है। तो नॉमिनी कौन होगा? ठीक है, इंडियन सिटीजन और इंडियन रेजिडेंट दोनों ही होना चाहिए, तो भी क्या बनेगा? वो नॉमिनी बनेगा। क्लियर? पब्लिक कंपनी में मिनिमम लोग कितने चाहिए? 7। मिनिमम कितने? 7। और मैक्सिमम कौन बोला? 700। है ना, चपाट मारूंगा ना अभी। अनलिमिटेड, ठीक है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? तो ये बात क्लियर हो गई आपको। कितनी तरह की कंपनी आपके सर्विस में है? 3 तरीके की। कौन कौन सी? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी में पहले बात आप वही लिखोगे कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। उसके बाद आप डिफाइन करोगे कि ये प्राइवेट कंपनी है। कौन सी? ये वाली बात। मतलब अगर आपसे पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पूछेगा तो आपको दोनों डेफिनेशन देनी पड़ेगी, पहले तो एक लाइन ये और उसके बाद प्राइवेट कंपनी, ठीक है। सिर्फ प्राइवेट कंपनी पूछेगा तो ये आपको दे रहा है कि प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच हैज 3 रिस्ट्रिक्शंस। कौन कौन सी? एल, आर और पी। एल, आर और पी। एल इज फॉर लिमिट द नंबर ऑफ पर्सन, मिनिमम 2, मैक्सिमम, और 200 से ज़्यादा हुई तो इनलीगल एसोसिएशन, ठीक है। आर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है। तो अगर एमसीक्यू आता है कि क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, तो ये गलत है। ट्रांसफर कर सकती है विद सम रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। ऑन द सी इज पी इज फॉर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन किस चीज़ के ऊपर है? इशू ऑफ शेयर टू द पब्लिक। पब्लिक इज जनरल पब्लिक, यानी कि जिसको वो जानती नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर सकती है किसको? जिनको वो जानती है, एक फैमिली मेम्बर, एम्प्लॉइज, जो भी है उनको। उसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट्स। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट से। अमन इसको पॉज कर। चलो देखो, ठीक है। अब तक हमने कंपनी का ओवरव्यू ले लिया है, अब हम शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या होता है? बातें बंद करो। कैपिटल, कैपिटल ऐसा लोग याद करो, 11th क्लास में तो पहले रबड़ है। कैपिटल का मतलब बताओ। कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस दैट इज नोन एज कैपिटल, ठीक है। यही होता है ना? क्या होता है? अरे वो तो अलग बात है। अमाउंट मैंने बोला है, अमाउंट इट कैन बी आर्टिक एसेट और गाइड जो भी है तुम्हारा, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल जो आपके 2 वर्ड्स हैं, यहाँ पर शेयर्स है और यहाँ पर क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब तो आप जानते हो कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल,
ठीक है। अब शेयर्स की बात करते हैं। शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब क्या होता है? जैसे हम issue हाँ, शेयर का मतलब क्या होता है? जो एक कंपनी issue करती है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा, अंश, पार्ट, जो भी बोल दो तुम इसको। ठीक है, दैट इज कॉल्ड शेयर। अब बेसिकली क्या है, देखो इधर, जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया बिजनेस के, उसे आप क्या बोलते हो? कैपिटल। अगर मैं इस टोटल कैपिटल को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ पर्सन से, तो हर पर्सन के हिस्से में कैपिटल आ जाएगी। हर पर्सन के हिस्से में क्या आ जाएगी? कैपिटल आ जाएगी, और उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। जितने भी लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया होगा, अगर टोटल कैपिटल कंपनी की 10 लाख है और 10 लाख लोगों ने पैसा लगाया है, तो सबके हिस्से में कितना आया? 1 रुपये। सबकी कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हुई है? 1 रुपये। मतलब अगर मैंने एक कंपनी के अंदर 1000 शेयर खरीदे तो मेरे कितने रुपये लगे हैं? 1000 रुपये। ठीक है, तो मतलब अगर टोटल कैपिटल को मैं डिवाइड कर दूँ किससे? नंबर ऑफ पर्सन से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल पर पर्सन मार्क। यही शेयर कैपिटल का मतलब हुआ ना, कि जो भी कंपनी की कैपिटल है उसे आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पर्सन से, वो क्या बन जाएगी? शेयर कैपिटल पर शेयर कैपिटल। जो भी पर हेड कैपिटल होगी वो क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि जो ओनर्स हैं, अब यहाँ पर ओनर जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो ओनर्स होते हैं वो कौन होती है? जनरल पब्लिक। कौन होती है? जनरल पब्लिक। क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर है इश्यू ऑफ शेयर टू पब्लिक। हम किसको शेयर इशू कर रहे हैं? पब्लिक को बेसिकली। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट वाली चीज़ें भी हम पढ़ने वाले चैप्टर में, बट जो मेजर टॉपिक है वो किसके ऊपर है? पब्लिक के ऊपर, यानी पब्लिक कंपनी के ऊपर बेसिकली। ठीक है, तो जो ओनर्स हैं वो कौन है? जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट किया किसके अंदर? कंपनी के अंदर, और कंपनी के पास टोटल पैसा आएगा तो वो क्या बन जाएगी? कैपिटल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कैपिटल बन जाएगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। यानी सबने अपने हिस्सेदारी की कैपिटल लगा दी बिजनेस के अंदर, और वो क्या बन गया? एक शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल का बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया कि शेयर कैपिटल क्या होता है। अब शेयर कैपिटल इशू कैसे होता है? हाउ? प्रोसेस। ठीक है, शेयर कैपिटल इशू कैसे करते हैं? तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है? कंपनी एक इन्विटेशन भेजती है। ठीक है, कंपनी जो है ये जो क्या करेगी, ये भेजेगी इन्विटेशन। इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है? कंपनी इनवाइट करेगी लोगों को कि आप आओ और हमारे शेयर खरीदो, जनरल पब्लिक को। ठीक है, कंपनी ऑफर नहीं दे रही कि तुम मेरे शेयर खरीद लो। कंपनी क्या कर रही है? इनवाइट कर रही है। इनविटेशन कार्ड समझते हो? क्या होता है इनविटेशन कार्ड? अलग से नाम भी होता है। तो चल यार, ठीक है, चलो। अच्छा, प्रोस्पेक्टस देखा तुमने कभी? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? वही होता है अच्छा, जो प्रोस्पेक्टस जानते हो क्या होता है? अच्छा, कभी किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने गए हो? कंप्यूटर क्लास के अंदर या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर कभी गए हो? तो एक आपको वो, हाँ, कॉलेज से भी मिलता है प्रोस्पेक्टस, या किसी भी एकेडमिक फील्ड में आप जब जाते हो तो वहाँ से आपको एक बुक मिलती है। दैट बुक इज नॉन एज प्रोस्पेक्टस। उस बुक में क्या होता है? डिटेल्स होते हैं, किसकी डिटेल्स होती है? इंस्टीट्यूशन की, कब बना था, ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर करते हैं, किस प्राइस पे ऑफर करते हैं, क्या टाइमिंग्स ऑफ बैच है, कौन टीचर पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, क्या नहीं पढ़ाता, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी होती है। तो वो क्या कहते हैं कि एडमिशन ले लो? नहीं, तुम उन सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हो, उसके बाद तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें कौन सा कोर्स चूज़ करना है, कौन सा बैच लेना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना नहीं है। मतलब वो तुम्हें क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। ऑफ़र कौन दे रहा है? ऑफ़र कौन दे रहा है? तुम दे रहे हो। ऑफ़र तुम दे रहे हो पढ़ने का, वो तुम्हें पढ़ाने का ऑफ़र नहीं दे रहे। समझ में आया? तुम उनके पास गए थे ऑफ़र लेके कि हमें ये बैच में पढ़ना है बेसिकली। तो ये जो इन्विटेशन टू ऑफ़र है ना, ये जिसके थ्रू दिया जाता है उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या बोला जाता है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है
जिस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होता है कि कंपनी के पास कितनी कैपिटल है, कंपनी कितनी शेयर कैपिटल इशू करने वाली है, कितने रुपए पे इशू करेगी, कौन से मेथड के थ्रू इशू हो रही है, वो सारी डिटेल किसके अंदर लिखा होगा, इस डॉक्यूमेंट में। एंड दैट डॉक्यूमेंट इज नॉन एज प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस किसको मिलता है, पब्लिक को। पब्लिक का प्रोस्पेक्टस आया, पब्लिक ने पढ़ा उस प्रोस्पेक्टस को, उसके बाद पब्लिक डिसाइड करेगी कि मुझे शेयर खरीदने हैं या नहीं खरीदने। यानी कि ऑफर कौन दे रहा है, कंपनी या पब्लिक, पब्लिक। ऑफर कौन दे रहा है, पब्लिक। ठीक है, तो इनविटेशन कर रही है पब्लिक, कंपनी क्या कर रही है, सिर्फ इनवाइट करेगी तुम मुझे ऑफर दो। तो यहाँ पर ऑफर देगा, ऑफर कौन देगा, पब्लिक देगी। ठीक है, ऑफर कौन देगा, पब्लिक देगी। ठीक है, ऑफर देने का, ऑफर किसको देगा, कंपनी को। किसको देना है ऑफर, कंपनी को देना। ठीक है सक्षम, ऑफर किसको देना है। अरे क्या होगा, मैंने तो कुछ बोला ही, तुम अपनी मन में कहानियाँ बना रहे हो, तुम बहुत गंदे बच्चे। बट बोर्ड पे किसको ऑफर देना है, फिर सोच रहा है। अरे किसको ऑफर देना है भाई, कंपनी को ऑफर देना है। मतलब ऑफर सुनते एकदम मन में, मैं कहाँ, मेरे तो काम ही है तो हंसता रहता हूँ। तू क्या सोच रहा है, मैं 3 बार पूछूंगा ऑफर किसको देना, तू बोल ही नहीं रहा और सोच रहा है। मुझे लगा नाम सोच रहा है, मैं सोचा नाम सोच रहा है। चलो, तो ऑफर किसको देना है, कंपनी को। ऑफर किसको देना है, कंपनी को। और कंपनी डिसाइड करेगी कि कंपनी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। ठीक है, ये ऑप्शंस किसके पास हैं, कंपनी के पास, कि उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। या तो कंपनी उस ऑफर को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, और जो भी उसने एडवांस पे किया होगा, जब ऑफर देते टाइम कुछ पैसे उसने एडवांस में दिए होंगे, उसे क्या कर देंगे, वापस कर दिया जाएगा उसी टाइम। ठीक है, और अगर कंपनी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो ऑफर एक्सेप्टेंस हो चुका है। एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी क्या करेगी बताओ, पैसे मांगेंगे। देखो, कंपनी ने इन्विटेशन दिया, चुप हो जाओ, कंपनी ने इन्विटेशन टू ऑफर दिया, पब्लिक ने ऑफर दिया, ऑफर किसको दिया, कंपनी को। कंपनी डिसाइड करेगी कि ऑफर रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है। अगर ऑफर रिजेक्ट कर देगी तो पैसे वापस करने हैं जो एडवांस आए थे। अगर एक्सेप्ट कर लिए तो अब कंपनी के ऊपर क्या लायबिलिटी आ गई, कंपनी को क्या देना है, शेयर देने। क्या देने हैं, शेयर देने हैं। इसे बोला जाएगा शेयर अलॉटमेंट। क्या बोला जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, और बात सुनो, दैट एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल। देन एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। कहने का क्या मतलब है, पब्लिक ने ऑफर दे दिया कंपनी के पास, कंपनी कहेगी मैं तुम्हें शेयर तो दूंगी बट एक शर्त पे तुम्हें बाइक दोगे, मतलब उसने कंडीशन लगा दी, एक उस पर एडिशनल कंडीशन लगा दी। तो अगर कंडीशन लगती है कोई एक्सेप्टेंस के ऊपर तो वो कंडीशन, उस एक्सेप्टेंस को वैलिड नहीं माना जाएगा। वो एक्सेप्टेंस कभी होगी वैलिड, जब वो क्या होगी, अनकंडीशनल, मतलब उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए। सिंपली आप शेयर अलॉट करोगे और उनसे बाकी के पैसे ले लोगे। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, और ये जो ऑफर दिया होगा ना, ये ऑफर, इस ऑफर को बोला जाता है शेयर एप्लीकेशन, यानी कि अप्लाई करना। क्या बोलते हैं इसको, शेयर एप्लीकेशन, यानी शेयर को अप्लाई करना। अप्लाई जब आप करोगे तो ऑफकोर्स विथ सम एडवांस के साथ ही करोगे। ठीक है, कुछ पैसे दोगे तभी तो कंपनी आपके शेयर को एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज वो क्यों करेगी फ्री में। ठीक है, तो कंपनी का प्रोसेस समझ में आया आपको। बोर्ड पे देखो, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, इनवाइट करेगी, इनविटेशन टू ऑफर देगी। इनविटेशन टू ऑफर जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू दोगी उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाएगा, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सारी डिटेल मेंशन होती है, किसके रिगार्डिंग, इशू के रिगार्डिंग, इशू ऑफ शेयर के रिगार्डिंग। ठीक है, शेयर का प्राइस, शेयर की डेट, अनाउंस डेट, क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट, कब हो रहा है, सब कुछ। ठीक है, फिर इन्विटेशन टू ऑफर दे दिया पब्लिक को, पब्लिक उसके बाद क्या देगी, ऑफर। इस ऑफर को क्या बोला जाएगा, शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, ऑफर किसके पास जाएगा, फिर सोच रहे हैं, ऑफर किसके पास जाएगा, ऑफर किसके पास जाएगा, कंपनी के पास। कंपनी क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। रिजेक्ट करेगी तो पैसे वापस देने पड़ेंगे। एक्सेप्टेंस होगा तो उसको कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल, एंड देन एक्सेप्टेंस इज नोन एज शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर अलॉटमेंट।
क्लियर, समझ में आ गया ये? ठीक है, चलो नोट करो इसको। ठीक है, जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है वो पूरा चैप्टर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक जहाँ पर शेयर कैपिटल हम पढ़ने वाले हैं फॉर कैश, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, ठीक है। एंड द सेकेंड वाला पार्ट इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश, ठीक है। ये चैप्टर का पार्ट है, बट इस चैप्टर को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, अदर देन कैश वाला पार्ट बिल्कुल अलग कर देंगे और कैश वाला पार्ट अलग रखेंगे, ठीक है। दोनों का मिक्सअप नहीं करना आपको, इस तरीके से आपको चैप्टर पढ़ना भी है कि अदर देन कैश वाला पार्ट अलग पढ़ोगे और कैश वाला पार्ट अलग पढ़ोगे। क्वेश्चन दोनों से आते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट दोनों ही हैं, ठीक है। हाईली ये ज़्यादा है, बट उससे भी क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए एंट्री बन जाती है, पूरी की पूरी जनरल बन जाती है इसके ऊपर। तो पहले हम पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। कैश के लिए जो मेथड आप यूज़ करते हो, ठीक है, 2 मेथड आपको यहाँ पे पढ़ने, ठीक है। फर्स्ट इज कॉल्ड लमसम मेथड एंड सेकेंड इज इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 2 मेथड्स आपके पास, एक है लमसम और एक है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट। लमसम का मतलब क्या होता है? एक साथ, ठीक है। लमसम में क्या होगा कि जो कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो इशू करते टाइम ही उस शेयर को अलॉट कर देगी और पब्लिक से सारा का सारा पैसा एक साथ ही ले लेगी, ठीक है। वहाँ पे कोई कॉल्स नहीं लगने वाली, मतलब अगर 10 रुपये का एक शेयर तो 10 रुपये एक साथ देने पड़ेंगे आपको इमीडिएटली उसी टाइम पे, तभी आपको शेयर अलॉट होगा, अदरवाइज अलॉटमेंट नहीं होगी। उसे क्या बोलोगे? लमसम मेथड, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स में है, वहाँ पर कॉल्स चलती है। कॉल्स कैसे चलेंगी? चुप हो जाओ, ठीक है। सबसे पहले जो कॉल्स जब आप अप्लाई करते हो, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हो? एप्लीकेशन, ठीक है। जब आप शेयर अप्लाई करोगे तो उसे क्या बोलोगे? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद क्या होता है? एक्सेप्टेंस होती है। एक्सेप्टेंस को क्या बोला जाता है? अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट, ठीक है। शेयर अप्लाई हुए, अप्लाई को बोलेंगे एप्लीकेशन। उसके बाद शेयर अलॉट हुए, अलॉटमेंट बोलते हैं, यानी कि शेयर एक्सेप्ट हो गए। अलॉटमेंट के बाद जो बाकी के पैसे बच गए वो आप कॉल्स पे मांगोगे। कैसे मांगोगे? कॉल्स पे। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी कॉल्स मांगती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, थर्ड कॉल, जो भी होती है, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर टोटली डिपेंड करती है। हम यहाँ पर लिखते हैं पहली जो होगी वो फर्स्ट कॉल होगी ऐसा, और बाकी जो पैसा बच गया वो कंपनी या तो सेकेंड कॉल पर ले लेगी या फिर थर्ड कॉल, जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। कहने का क्या मतलब है? लेट्स से आपका जो शेयर है वो कितने रुपए का है? 10 रुपये का। तो 2 रुपये आपने किसने पे दिए? एप्लीकेशन पे। 2 दिया आपने अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे और बाकी के 3 फाइनल कॉल पे, ऐसे, ठीक है। और जो लमसम में होता है वहाँ पर 10 के 10 क्या होंगे? एक साथ पे करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो फॉर कैश के लिए आपके पास कितने मेथड्स हैं? लमसम और इंस्टॉलमेंट। लमसम में आपको एक ही एंट्री, 2 ही एंट्री पास करनी होती है, एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की, और इंस्टॉलमेंट में आपकी कॉल्स वगैरह की एंट्रीज पास होती है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और अदर दिन कैश वाला टॉपिक जो है वो सेपरेटली हम पढ़ने वाले, तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, तो ये वाला पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। और आज की सभा यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वाली क्लास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इतना रिवाइज करके आना प्लीज़।